So let's start new chapter, dissolution of partnership firm and LLP. Last क्लास तक हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, सर्टेन पास पेपर क्वेश्चंस कर लिया था रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स सच एज फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया था अपना, राइट। अब देखो लास्ट चैप्टर फॉर पार्टनरशिप का यूनिट्स में दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक आपने जितना भी किया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंजेस इन पीएसआर, वो सब क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। इट वाज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं फर्म एंड एलएलपी। एलएलपी बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों को परमानेंटली बंद करने का, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। अब जब आप एक बिजनेस परमानेंटली बंद करोगे तो अपने को करना क्या है? बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है उसको सेल करके, ठीक है, उसको बेच के रियलाइज करके जितना भी पैसा हमें मिलेगा उससे हमें हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है। उसके बाद भी पैसा बच गया तो हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट कर देंगे। इज इट क्लियर? कल को डेफिशिएंसी हुआ, शॉर्टफॉल हुआ फॉर मेकिंग पेमेंट टू द आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब पैसा सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा फिर? पार्टनर्स लेके आएगा, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, राइट। लेकिन सोचो पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया तो यस अब यहां पे ये देखना पड़ेगा क्या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फिर कोई एक आधा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। इफ सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, इफ कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, बाकी बचे हुए पार्टनर सॉल्वेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा? जो पार्टनर सॉल्वेंट है यानी जिनके पास पैसा है, उन लोग पैसा लेके आएंगे उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के हिस्से का भी, बिकॉज पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलो अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ में आता है, तो भैया जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी प्रॉपर्टी बेच के ले आओ। अरे इंसॉल्वेंट का मतलब ही यही है कि उसके पास अब प्रॉपर्टी कुछ नहीं बचा, तो उसके हिस्से का जो पैसा है दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, तो ये एक नया चीज आप सीखोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, कि कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तब फिर उसका डेफिशिएंसी, उसका जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो कौन लेके आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर लेके आएगा। लेकिन किस तरीके से लेके आएगा? उसके लिए एक फेमस केस स्टडी है, गार्नर वर्सेस मूरे, उन्होंने एक जजमेंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फिर अब यहां पे करना क्या? यहां हमें एडमिशन में आपने देखा कि नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है तो आप क्या करते हो? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो, राइट। गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो, गेनर टू सैक्रिफाइजर करते हो, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, एंड देन फिर नया वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया नहीं लाया, वो सारी कहानी थी। रिटायरमेंट डेथ में क्या हो रहा था? पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं बट कैलकुलेशन वही सारी थी, हम फिर से गुडविल एडजस्टमेंट कर रहे थे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, देन रीवैल्यूएशन कर रहे थे, एंड देन नया बैलेंस शीट बना रहे थे। बट डिसोल्यूशन में क्या होगा? अब रीवैल्यूएशन का जरूरत पड़ेगा क्या? हम रीवैल्यूएशन कब करते हैं? जब हमें फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू करना है, तब हम हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। बट क्या कल से हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? बंद होने वाला। डिसोल्यूशन मतलब परमानेंटली शट डाउन कर रहे हैं। तो जब हम परमानेंटली शट डाउन करते हैं तो हम कोई भी एसेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यू नहीं करते, हम उसको रियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? मार्केट में एसेट्स को बेचते हैं और जितनी भी मार्केट की लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करते हैं। यही हमारा होल एंड सोल मोटिव होता है डिसोल्यूशन के टाइम में, राइट। आई बार समझ, जैसे समझ लो तुम लोग एक सिटी में रहते हो, अब अचानक से उस सिटी से ट्रांसफर हो जाए तुम्हारा, तब तुम उस घर को रिनोवेट करोगे या फिर डिसॉल्व करोगे? उस घर में जितना भी सामान है, जितना भी सामान है, आप क्या करोगे? कोशिश करोगे बेच के पैसा आए एंड प्लस लोकेलाइट में कोई भी लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करोगे। यही तुम्हारा काम होता है। लेकिन यही समझ लो तुम उस सिटी में हो, ठीक है, तुमको उसी सिटी में रहना है, तो एवरी ईयर तुम क्या करते हो? कुछ ना कुछ उसमें रिनोवेशन करते हो, राइट। कोई नया सामान एड ऑन कर लिया, सपोज तुम्हारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं था तो इस साल चलो दिवाली पे रेफ्रिजरेटर लेके आ जाते हैं, नया टीवी लेके आ जाते हैं, एसी लगा लेते हैं, तो आप क्या करते हो? रिनोवेट करते रहते हो। इज इट क्लियर? यानी जब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब रिनोवेशन की बात आएगी, यानी रीवैल्यूएशन की बात आएगी। लेकिन जब बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं है तो अपन की क्या बात आएगी? रियलाइजेशन की बात आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिएगा क्या? नहीं चाहिएगा। जब बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं रहेगा तो कौन फ्यूचर में गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा? उससे क्या मतलब है? आज सारा ही सेटलमेंट हो जाएगा तो टुमारो देयर इज नो गेन नो सेक्रीफाइस।
नील बट्टा सन्नाटा। आई बात समझ? तो यहाँ पे अपने को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं चाहिए। क्या हमें न्यू रेशियो चाहिए? न्यू रेशियो होगा ही नहीं, जब बिजनेस ही नहीं है तो काय का न्यू रेशियो? यानी जो कुछ भी काम होने वाला है वो ओल्ड रेशियो में होने वाला है। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस का काम तो खत्म, दैट इज न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, रीवैल्यूएशन नहीं करना हमें। आई बात समझ में? तो हमें करना क्या है? हमें जस्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रियलाइजेशन करना है। रियलाइजेशन का मतलब एसेट्स को बेच के पैसा लेके आना है एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है। इज इट क्लियर? अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एसेट्स दो तरह का होता है, वन इज टेंजिबल एसेट एंड अनदर वन इज इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है? अब क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, अब क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, फिर भी हम ये अज्यूम करेंगे कि टेंजिबल एसेट्स को हमने बेचा है एट बुक वैल्यू। टेंजिबल एसेट्स को हमने बेचा ही है, वो बिका ही होगा एट बुक वैल्यू। वेयर इज इनटेंजिबल एसेट, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा तब तक हम एज्यूम नहीं करेंगे कि वो बिका है। ठीक है? नहीं बिका तो पूरा का पूरा लॉस है। इज इट क्लियर? तो दो तरह का एसेट है, वन इज टेंजिबल एंड अदर वन इनटेंजिबल। टेंजिबल के लिए क्या मानना है? बुक वैल्यू पे बिका है, कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे तो सेल हुआ ही हुआ है, राइट? एंड इनटेंजिबल एसेट नहीं बिका और किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? सो दिस इज द छोटा सा टॉपिक, ज्यादा कुछ है नहीं। नया आप क्या सीखोगे यहाँ पे? ऑलरेडी आपने क्लास 12 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सीखा होगा, वहां रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाना सीखा होगा। तो नया क्या है यहाँ पे? नया एक है गार्नर वर्सेस मुरे रूल, कि कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है डिसोल्यूशन के टाइम में, तो उसका शॉर्टफॉल पैसा कौन सा पार्टनर लेके आएगा और कैसे लेके आएगा, ये एक नया है। एंड दूसरा लॉजिकल है, आपने अभी तक जो सीख रखा है एचएस लेवल में, उसमें क्या था कि सारा का सारा एसेट्स उसी टाइम आपका बिक जाता है और सारा लायबिलिटीज आप उसी टाइम पे ऑफ कर देते हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में यदि मुझे आज एसेट बेचना चालू करूंगा, क्या सारी एसेट मेरी आज ही बिक जाएगी? क्या? इट विल ग्रेजुअली, समय लगेगा इसको। तो जैसे जैसे मेरी एसेट सेल आउट होगी वैसे वैसे पैसा आएगा और मैं वैसे वैसे करके पे ऑफ करता रहूंगा ना, राइट? सो दिस इज द लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट। दिस इज द लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि मेरा आज एक एसेट बिका, पैसा आया, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दूंगा, फिर 3 महीने 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जितने दिन बाद मेरी नेक्स्ट एसेट बिकेगी तब मेरे पास पैसा आएगा, तब मैं क्या करूंगा? लायबिलिटीज का पे ऑफ करूंगा। तो ये जो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक नया है जो आपको इस चैप्टर के अंदर में सीखना है। इज इट क्लियर? इसको करने के दो तरीके, वन इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड एंड अदर वन इज मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है? दो तरीका। अभी तक आईसीआई ने इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके स्टडी मेट में है और एक पिछला आरटीपीज में भी डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी तक ये एरिया टच्ड नहीं है, बट देयर इज अ चांसेस कि वो टच कर ले। इवन आपका इंसॉल्वेंसी वाला जो केस है गार्नर वर्सेस मुरे वाला, ये भी अभी तक पूछा नहीं है। तो डिसोल्यूशन से एकदम बेसिक सा एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको पास पेपर क्वेश्चंस में दिया है, तो वहां पे ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। एक है डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी डाला हुआ है ना, ठीक है? तो ज्यादा कुछ टच नहीं किया है। तो अब पार्टनरशिप ऑलरेडी बड़ा हो चुका है एंड पार्टनरशिप का वेटेज अराउंड 20 to 25 मार्क्स रहता है। ठीक है? तो उसमें उनको एक गुडविल का क्वेश्चन छोटा डालना होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में से एक बड़ा क्वेश्चन डालेंगे, फिर डिसोल्यूशन। तो बहुत वो है कि क्या डाले क्या नहीं डाले। तो अभी जंबल डब होगा, एक अटेम्प्ट में ये आएगा, एक अटेम्प्ट में ये नहीं आएगा, उस तरीके से कहानी चलेगा। छोटा क्वेश्चन डालना होगा तो एक बेसिक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, वो सब करो। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा डालना होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन डाल देंगे। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, जब आप पार्टनरशिप करके जा रहे हो तो पूरा अच्छे से करके जाना। बट एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में देख लेना कि कहीं पार्टनरशिप का क्वेश्चन, जैसे 1 जून 23 में आया था ना 20 मार्क का क्वेश्चन, जब हमने लास्ट क्लास में किया था, तो वो एग्जाम में करने जैसा क्वेश्चन नहीं था। बिकॉज इफ आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को करने जाओगे तो बहुत टाइम खाएगा। मैं ये नहीं बोलता होगा नहीं, एग्जाम में हो जाता, बट एट अ कॉस्ट ऑफ अदर क्वेश्चन। आपको कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आता था वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन इतना समय खा जाएगा 20 मार्क का। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ कि क्या मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं करना। बिकॉज आपको फ्रीडम रहता है एक क्वेश्चन स्किप करने का, 20 मार्क्स का पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चन पूरा का पूरा आप स्किप कर सकते हो। तो उस टाइम लॉजिकली देख लेना कि क्या सही है या नहीं है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखना, अच्छा आपको लगता है एकदम इजी सा, एडमिशन, रिटायरमेंट, कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, तब तो कर लेना। यदि आपको लगे कि बहुत बड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन बना के डाल दिया है, एडमिशन भी उसी में डाल दिया है, रिटायरमेंट भी उसी में, मतलब मिक्सड अप कर दिया चैप्टर्स को, तब एक बार लॉजिकली
उसको रोक देना, बाकी जो आपको सेगमेंट्स आते हैं उसको अच्छे से कवर अप करना, एंड देन यू सी कि यार अब क्या जस्टिफाइबल है, तब आप इसके अंदर हाथ डालना। क्लियर है? तो देखो पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं, बिकॉज आईसीआई कभी कभी 4 मार्क में 6 मार्क में थ्योरी पूछ लेता है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एलएलपी का केस में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एलएलपी तो लिमिटेड लायबिलिटी है। हाँ, तो इंसॉल्वेंट हो जाने से भी वो लॉस का लॉस ही होगा। हाँ, एलएलपी के केस में इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट, जितना उसका लायबिलिटी है उतना ही लेके आएगा, जितना उसका लायबिलिटी है उतना ही लेके आएगा। और कभी भी है ना ऐसे कंफ्यूज, जैसे एक क्वेश्चन किया था शायद हमने जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, पास पेपर क्वेश्चंस में जॉइंट वेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, बट वहां पे है ना आपको एक पार्टनरशिप बिजनेस समझ के ही करना है, क्योंकि जॉइंट वेंचर बोल के तो आपका तो सिलेबस में ही नहीं है, बट स्टिल देयर वाज अ क्वेश्चन ना। ठीक है, तो आपको उसको एकदम पार्टनरशिप की तरह ही समझना है। तो एलएलपी को समझना नहीं है कोई एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन कुछ है, एलएलपी का क्वेश्चन है तो नॉर्मल एक पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे करते हैं ना वैसे ही उसको सॉल्व करते जाना, इजीली हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हैपेंस। सबसे पहले बोला ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, यानी जिस समय जितना समय के लिए हमने एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। सपोज हम 2 जन या 4 जन मिलकर साथ में एक काम किए और हमने बोला कि यार 5 साल तक हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे। इफ 5 साल वो एक्सपायर हो गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इफ कंटिन्यू करना है तो म्यूचुअली एग्री होकर नया एग्रीमेंट बनाएंगे, फिर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज वंस दैट पीरियड इज एक्सपायर्ड वी नीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। आई बात समझ में? क्लियर है? ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, यानी जिस पर्पस के लिए हमने बनाया था वो पर्पस फुलफिल हो गया। सपोज 3 जन 2 जन 4 जन मिलके साथ में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक बिल्डिंग बनाना है, राइट? तो बिल्डिंग में अकेला नहीं बना सकता, तो मैंने क्या किया, 1-2 बिल्डर के साथ और टाई अप कर लिया। मैंने बोला कि हम लोग 2 जन 3 जन मिलके साथ में इस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, एंड जो भी प्रॉफिट होगा बांट लेंगे, एंड दैट्स इट। तो एक बार वो बिल्डिंग बन के रेडी हो गया, खत्म कहानी। मतलब डिसॉल्व करना पड़ेगा पार्टनरशिप, क्योंकि हमारा मकसद ही क्या था, हमने पार्टनरशिप क्यों फॉर्म किया था, जस्ट टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। आई बात समझ? उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वही बोला ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, यानी कल को जिस काम के लिए आपने साथ में आए थे वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो वंस दैट पर्पस इज फुलफिल्ड उस दिन उसके अगले दिन अपन क्या करेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेगा। क्लियर है? पहला 2 कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था, जितना पीरियड के लिए बनाया था वो पीरियड एक्सपायर हो गया। दूसरा है जिस पर्पस के लिए बनाया वो पर्पस फुलफिल हो गया। तीसरा बोलता है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर यू कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पॉसिबल है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे सपोज 2 जन है, एक मर गया, तो अब थोड़ी ना पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, अब तो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बन गया तो उसको तो बंद करना पड़ेगा। या फिर कोई मर गया लेकिन बाकी लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कोई मर गया बाकी लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तभी भी क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं फर्म को बंद करने का। ठीक है, लेकिन यदि कोई बाकी पार्टनर को लगता है नहीं नहीं हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, तो बिजनेस कंटिन्यू करो, लेकिन उसके लिए उनको एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर को हटाना पड़ेगा, एंड जो सॉल्वेंट पार्टनर है उन लोग फिर से अपने बीच में एक नया एग्रीमेंट करेंगे और बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? So these are the circumstances which might leads to dissolution of partnership firm. Expiry of term, purpose fulfill हो जाना, किसी का डेथ हो जाना, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया। इज इट क्लियर? इसे देखो आगे लिखा इन द अबव सर्कमस्टेंसेस, यानी ये 4 रिमेनिंग पार्टनर मे डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस बाय एंटरिंग इनटू न्यू एग्रीमेंट बिटवीन देम। एक नया एग्रीमेंट बनाओ, पुराने एग्रीमेंट से नहीं होगा, इसलिए यहां पे लिखा सर्कमस्टेंसेस दैट लीड्स टू डिसोल्यूशन। इन सिचुएशंस में डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉसिबल है। अब डिसॉल्व करना है या नहीं करना ये तो आपको डिसाइड करना है। जैसे एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए आपने साथ में पार्टनरशिप किया, अब वो बिल्डिंग तो बन गया, अब आगे आपको ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है, आपको लगता है नहीं यार हम लोग में ट्यूनिंग अच्छा है, फटाफट काम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उस एग्रीमेंट में तो आपने लिखा था कि हम लोग पार्टनर बने जस्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे।
राइट? अब तो वो बिल्डिंग बन गया, यानी उस एग्रीमेंट से आगे के प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसलिए कंपलसरी नहीं है कि इन सिचुएशन में आप फर्म को बंद करो ही करो, आप फर्म कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको क्या करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, आप नया एग्रीमेंट बना के भी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, इट हैज टू बी कंपल्सरीली बी शट डाउन, ये परमानेंटली आपको बंद करना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है? पहला बोला, जब सारे के सारे पार्टनर एग्री हो जाए फॉर्म को डिसॉल्व करना है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल कंसेंट बिजनेस, तो जब सारे के सारे पार्टनर ही एग्री हो चुके हैं तो कोई रोक ही नहीं सकता है, फिर तो कंपल्सरीली फॉर्म को बंद करना ही पड़ेगा। या फिर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, सिर्फ एक ही सॉल्वेंट है, जितने पार्टनर थे सब इंसॉल्वेंट, सिर्फ एक सॉल्वेंट है। ओ भाई साहब, वो तो चलाएगा थोड़ी ना, वो बेवकूफ थोड़ी ना है, क्योंकि पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इंसॉल्वेंट वाले तो हाथ ही खड़ा कर देंगे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप क्या बोलता है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा लाना पड़ेगा। वो नहीं है ही नहीं, मैं दिवालिया, पर्सनल प्रॉपर्टी भी खत्म हो चुकी है, तो बेचारा गार्नर वर्सेस मूरे में बताया गया कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो भरेगा, राइट? अब सॉल्वेंट पार्टनर के चेहरे पे सी थोड़ी लिखा हुआ है कि मैं सबका बर्डन उठाते फिरूं, तो वो क्या करेगा, छोड़ो छोड़ो। लॉ बोला यदि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके, सिर्फ एक सॉल्वेंट है, तो कोई भी ये फॉर्म को नहीं चलाएगा, इस फॉर्म को क्या करेंगे अपन, डिसॉल्व कर देंगे। इज इट क्लियर? या फिर जिस दिन हमारा बिजनेस क्या हो जाए, इलीगल, यानी अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ, यदि आप कुछ भी उल्टा फुल्टा काम कर रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का लाइसेंस नहीं है बट कट्टे बेच रहे हो तुम लोग, ठीक है, पाउडर बेच रहे हो सूंघने वाला, गांजा गांजा, हाँ पूरा एकदम, तो ये सब यदि कुछ भी इलीगल काम कुछ भी किया, एक्सटॉर्शन कर रहे हो बिजनेस के नाम पे, तुम लोग तो रॉकी भाई बना पड़ा है, या फिर कुछ और कर रहे हो, या फिर किसी को उठा रहे हो, बोलते ये सब नहीं है। यदि आपका बिजनेस इलीगल हो गया तब कोई वो नहीं है कि अच्छा अच्छा ठीक है ये एग्रीमेंट छोड़ते हैं, नया एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम आज से इलीगल बिजनेस करेंगे और पार्टनरशिप साथ में करेंगे, नहीं चलेगा। इंडिया में यदि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो इमीडिएटली आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, स्टैंड्स टू डिसॉल्व, यानी वो माना जाएगा खत्म, ठीक है। देन पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब मर्जी पे, उस एग्रीमेंट को ऐसे बनाया गया है कि वो एट विल है, यानी कोई भी पार्टनर फ्यूचर में यदि नोटिस देता है कि इस बिजनेस को बंद करना है तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, वहां पे कोई कंडीशन नहीं है। कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं ना कि यार कल को आज साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कल को फ्यूचर में आके कोई भी बोला कि इसको बंद करो तो हम बंद कर देंगे, राइट? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, मर्जी पे। लेकिन एक होता है एग्रीमेंट जहां पे कि हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे बंद करना है या फिर नहीं करना है, कोई एक के आने से बोलने से बंद नहीं होगा, म्यूचुअल डिसाइड होगा, उसके बाद ही हम बिजनेस को बंद करेंगे। कोई एक जन आके बोलेगा बंद करो तो जरूरी नहीं हम बंद करें, हम उसको निकाल देंगे और बाकी लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप एट विल होता है तो कोई भी पार्टनर एनी पार्टनर यदि वो नोटिस दे दे कि डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? या फिर कोर्ट का ही ऑर्डर आ जाए, माई बाप है, कानून का उसके सामने तो किसी का नहीं चलेगा, कोर्ट ने ही हमें ऑर्डर भेज दिया भाई साहब धंधे को बंद कर, तो धंधा बंद करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो किन किन सर्कमस्टेंसेस में एनी हाउ बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा, जब हम लोग पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर जाए तब, फिर सब इंसॉल्वेंट है, सिर्फ एक सॉल्वेंट है, ठीक है, धंधा इलीगल हो गया, ठीक है, और पार्टनरशिप एट विल था और उसमें कोई भी पार्टनर आके नोटिस दे रहा है बंद करने के लिए, या फिर कोर्ट ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया, तब हमारा फर्म ऑटोमेटिकली स्टैंड्स टू डिसॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर है? अब कोर्ट कब कब ऑर्डर करता है? These are the circumstances under which court may order dissolution, ठीक है। क्या बोला? जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए। हाँ संजना, संजना क्या बोला? कोर्ट कब ऑर्डर करेगा? जब कोई पार्टनर
अनसाउंड, पागल हो जाए, राइट? उस कंडीशन में कहीं उसका फायदा ना उठा ले बाकी पार्टनर, कोर्ट को लगता है कि नहीं इसका तो फायदा उठाया जा सकता है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि आप इस फॉर्म को बंद कर दो। आई बात समझ में? या फिर कोई भी पार्टनर सफर्स परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब पागल नहीं है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पैरालिसिस हो गया, केस चल रहा है, इज अ डिफरेंट कहानी, वो हो गया गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मतलब वो क्या है कि उसके पास पावर नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। हाँ, एक के टाइप, वन टाइप ऑफ यू कैन से कि केस चल रहा है, ठीक है, तो वो भी इनकैपेसिटी है, या फिर उसके हमने सारे राइट्स एंड पावर छीन लिए, यानी वो इनकैपेसिटी में चला गया, परमानेंटली वो कुछ कर ही नहीं सकता उस बिजनेस के अंदर में। तो कोर्ट बोलेगा जब इस पार्टनर के पास कोई पावर्स ही नहीं बचा, ये कुछ कर ही नहीं सकता इस बिजनेस के अंदर में, तो आप लोग क्या करो, इस बिजनेस को बंद करो, इस बिजनेस को बंद करो। यदि आपको अलग से बिजनेस चलाना है तो नया पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट करो। इज इट क्लियर? तीसरे में बोला कोई भी पार्टनर यदि गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब उस बिजनेस के ऊपर, उसके बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स है उसमें से कोई पार्टनर के ऊपर चोरी का इल्जाम साबित हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी रेप का या फिर कुछ और कांड उसने कर दिया और कोर्ट ने गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मान लिया कि भाई तुम गुनहगार हो, तो कोई भी पार्टनर यदि गुनहगार साबित हो जाता है, उस कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। आई बात समझ में? क्योंकि पूरे तालाब में एक मछली गंदी है तो लगभग सब मछली गंदी हो सकती है, तो रिस्क नहीं लेना चाहती कोर्ट। कोर्ट बोलता है यदि आप धंधा करोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ही नुकसान पहुंचेगा, तो आप काम करो, इसको बंद ही कर दो, अलग से फिर से क्रिएट करो, जो करना है करना है। इज इट क्लियर? जो फ्रॉड करेगा सिर्फ बिजनेस, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इवन एनीथिंग, यदि आप पार्टनर हो कहीं और आपने गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट किया है, तभी भी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि उस बिजनेस से रिलेटेड हो, यदि वो साबित हो गया कानून के नजर में तुमने कुछ गुनाह किया है, तो उस कंडीशन में कोर्ट बोल सकता है कि ये पर्सन जिस जिस बिजनेस से रिलेटेड करता है उन सारे बिजनेस को, पार्टनरशिप फॉर्म्स को बंद कर दो। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली डिसरिगार्ड द पार्टनरशिप डीड। मतलब यस, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो मान ही नहीं रहे, बार बार उसका वायलेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट बोलेगा कि तुमने पार्टनरशिप डीड का मतलब ही था म्यूचुअल कंसेंट और तुम उसको ही नहीं मान रहे हो, इसका मतलब ये बिजनेस चल नहीं सकता, आप इस बिजनेस को क्या करो, बंद कर दो। आई बात समझ में? तो यदि कोई भी पार्टनर परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली पार्टनरशिप डीड का वायलेशन करेगा, ब्रीच करेगा, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट, अपना हिस्सा किसी को बेच दे बिना बताए किसी दूसरे पार्टनर्स को। मैं अपना किसी बिजनेस में पार्टनर हूं और मैं अपना हिस्सा किसी और थर्ड पार्टी को बेच दूं, क्या पता मैं अपने राइवल को बेच दूं और किसी पार्टनर को नहीं बताया, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे अपना शेयर बेचना है तो मुझे बाकी पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं एग्जिट ले रहा हूं बिजनेस से और मेरी जगह मैं अपना हिस्सा इसको देना चाहता हूं, तो उन लोग चाहेंगे तब वो इन्वॉल्व होगा ना, बिकॉज नया पार्टनर कब आ सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। तो बिना कंसेंट लिए मैं कैसे किसी को बेच सकता हूं, राइट? यदि कल को मैंने किसी को अपना शेयर बेच दिया है विद टू अ थर्ड पार्टी विदाउट एनी कंसेंट टू द अदर पार्टनर, तो उस कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप बिजनेस को बंद कर दो, डिसॉल्व कर दो। ठीक है, या फिर कोर्ट को लगता है ये धंधा लॉस के अलावा चल ही नहीं सकता है, इस बिजनेस को और जितना चलाओगे बिजनेस के लॉसेस बढ़ते जाएंगे, लॉसेस बढ़ेंगे तो लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी नहीं, मतलब आज यदि एक्स अमाउंट लाइबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट? तो एवरी ईयर लॉस बढ़ने से लाइबिलिटी बढ़ेगा, यानी लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो यानी हमारा बिजनेस लॉस के अलावा चल ही नहीं सकता, लॉस में ही चलेगा, प्रॉफिट होना ही नहीं है इसके अंदर में, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस फॉर्म को बंद कर दो, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हैपेंस जस्ट एंड इक्विटेबल। कोर्ट ने सब कुछ सुन लिया, सारी दलीलें सुनी, आपको भी सुना, आपके पार्टनर्स को भी सुना, आपके क्रिएटर को भी सुना, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब कोर्ट को लगता है कोई रास्ता ही नहीं है, इस बिजनेस को चलाने का कोई रास्ता नहीं है, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट क्लोज द बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म को ही बंद कर दो। जब कानून को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई साहब इस बिजनेस को बंद करना ही सबसे बेस्ट ग्राउंड है, तब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉर अ डिसोल्यूशन। समझ में आया? तो लास्ट वाला तो मेरे को सबको अच्छा, सबसे अच्छा लगता है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। कानून को लगता है बंद कर दो तो बंद कर दो, कानून को लगता है नहीं ये चलाया जा सकता है तो कानून नए नए रास्ते बताएगा,
कैसे बता चला सकते हैं, इफ कोई झगड़ा है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन कानून ने बहुत कोशिश कर ली, ना तो झगड़ा रिजॉल्व हो रहा है, ना कोई मानने को रेडी है। जब ऐसा नहीं है तो क्या होगा, बंद करो, सब अपने अपने रास्ते जाओ, फिर अपनी लाइफ में जो करना है करो। आए बात समझ में? सो दीज आर द कंडीशन व्हेन कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन। क्लियर है यहां तक? ध्यान रखना, कभी भी आईसीआई पूछ सकता है रे तुम लोग को 4 मार्क 6 मार्क के अंदर में कि कब कब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, या फिर कंपल्सरीली डिसॉल्व कब मानते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कंपल्सरी डिसॉल्व कब मानते हैं, जब पार्टनरशिप एट विल हो, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है एक्सेप्ट वन, वो सारी कंडीशंस आपको बतानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आए बात समझ में? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, क्या बोला कि सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप, और हमने बोला यार 10 साल तक तो कम से कम साथ में काम करेंगे। अब 10 साल से पहले ही हम लोग के बीच में नहीं बनती है, तो हम बंद करना चाहते हैं, तब क्या होगा? तब बोलता है कि कल को 10 जिस टर्म के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज ऑलरेडी दो ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, सी को नया पार्टनर बनाया, लेकिन सी बोलता है भैया ये बताओ आपका मोटिव क्या है इस बिजनेस का, चलाओगे ना लंबे समय तक? अरे हाँ हाँ भैया 10 साल तो कम से कम चलाएंगे। तो सी को पार्टनर एडमिट किया। जब नया पार्टनर आया तो वो क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल तो कम से कम लाएगा, कैपिटल तो लाएगा, नहीं लाए तभी भी चलता है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया होगा ना, राइट? बट हुआ क्या, हमने तो उसको बोला 10 साल तो चलाएंगे, तो उसने उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, बट 2 साल के बाद ही हमने धंधा बंद कर दिया। 2 साल के बाद ही हम धंधे को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब हमने उसके साथ क्या किया? फ्रॉड किया। 10 साल का सपना दिखा के प्रीमियम फॉर गुडविल तो ले लिया, और 2 साल में बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल टू द अदर पार्टनर। Now, if the firm is dissolved before the expiry of certain term, the partners paying premium for goodwill will be entitled for refund. यानी जिस पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया था, उस पार्टनर को पूरा पूरा हक है उसका पैसा रिफंड लेने का। आई बात समझ में? कौन देगा? टू द एक्सटेंट इट इज रीजनेबल, टू द एक्सटेंट इट इज रीजनेबल, यानी जितना साल का हमने उससे एक्स्ट्रा पैसा कमिटमेंट करके लिया है, वो सारा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिफंड करना पड़ेगा। 2 साल तो धंधा चला ना, तो 2 साल तक का प्रीमियम फॉर गुडविल हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो 8 साल का सपना दिखा के हमने उससे लिया था, वो पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा नए पार्टनर को, जिससे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिया था। समझ में आया ये? ठीक है, these are certain theoretical concepts sometimes you might need in your true or false, ठीक है, या छोटे क्वेश्चंस के लिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब क्या बोलता है? अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, कि नया पार्टनर आया, उसने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया, हमने जितना साल का सपना दिखाया था उससे पहले धंधा बंद कर रहे हैं, तो भाई उसको उसका पैसा वापस करो। प्रीमियम फॉर गुडविल उसने जो दिया था वो भी रीजनेबल जितना बनता है उतना उसको वापस कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, वापस कर देंगे, लेकिन बोलता है कुछ कंडीशन है जहां पे उसको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। सोचो, डिसोल्यूशन ही उस नए पार्टनर की वजह से हो रहा हो, तो उसी की गलती की वजह से यदि हमारा धंधा बंद हो रहा है, तो क्या उसको प्रीमियम फॉर गुडविल वापस देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए? कल को किसी के पार्टनर के मर जाने की वजह से हो रहा है, अरे भाई मरना किसी के हाथ में थोड़ी था, हमने सही सपना दिखाया था, 10 साल चलाना था, लेकिन अब जो मेन पार्टनर था उसी का डेथ हो गया, तो हम बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो उस कंडीशन में बोलता है उसको देना कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? तो बोलता है न्यू पार्टनर विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी रिफंड अंडर फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस है? फर्म इज डिसॉल्व ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया, उसकी वजह से यदि आपको फर्म बंद करना पड़ रहा है, तब फिर उस नए वाले पार्टनर को आपको प्रीमियम फॉर गुडविल रिटर्न नहीं करना। ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द पार्टनर्स क्लेमिंग रिफंड ओन मिसकंडक्ट, यानी जो पार्टनर रिफंड मांग रहा है उसकी गलती की वजह से ही डिसॉल्व हो रहा है, उस कंडीशन में थोड़ी रिफंड दिया जाएगा, उससे नहीं देंगे। एंड या फिर डिसोल्यूशन एक एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। ठीक है, हमने ऐसा एग्रीमेंट बना रखा था कि देख भाई 10 साल तक तो हमें लगता है धंधा करेंगे, लेकिन कल को उससे पहले बंद करना पड़ गया तो हम बंद करेंगे, एंड आपको कोई भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल का रिफंड नहीं दिया जाएगा।
तो जब हमने पहले ही एग्रीमेंट में लिख दिया कि कोई रिफंड विफंड नहीं होगा, तो अब क्या सच में देना पड़ेगा क्या? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म नहीं देना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन इज इन परजुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ द प्रीमियम अमाउंट। यानी हमने एग्रीमेंट में पहले ही लिख दिया था जब वो नया पार्टनर आ रहा था कि कल को एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले हमें धंधा बंद करना पड़ा तो हम बंद करेंगे और तुम्हें एक फुटी कौड़ी रिफंड नहीं की जाएगी। एंड वो एग्री भी हुआ था, उस पर उसने साइन किया था, तो उस कंडीशन में हमें रिफंड नहीं करना। आई बात समझ में? तो 3 कंडीशन है जहां पे अपने को रिफंड नहीं करना होता। एक, जब डिसोल्यूशन डेथ की वजह से हो रहा है, या फिर जिस जो रिफंड मांग रहा है उसकी गलती की वजह से ही डिसोल्यूशन हो रहा है, या फिर पहले से हमने एग्रीमेंट में लिख के रखा था कि कल को डिसॉल्व हुआ भी तो हम कुछ भी पैसा रिफंड नहीं करेंगे। राइट? आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? इतना सा थ्योरी में किसी को भी कोई डाउट है क्या? ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ट्रू और फॉल्स वगैरह बनने चालू होंगे या फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से टच करेंगे, तो दीज आर द सेगमेंट जहां से हम लोग टच करने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? और ये एक बार में सेट नहीं होता, आपको लेमैन जैसे मैं बोल रहा था वैसे ही कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर 1-2 बार प्लेन रीडिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो डिसोल्यूशन में अपन बनाएंगे क्या क्या। जब मैं डिसोल्यूशन की बात करता हूं तो मुझे एसेट्स को बेचना है, यानी रियलाइज करना है, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। ठीक है? अब एसेट साइड में बात करते हैं। अभी तक जितने चैप्टर आपने किए, एक बैलेंस शीट होती है जिसके एसेट साइड में बहुत सारी एसेट होती है, जिसमें एक नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में आपका फिक्स एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स है। ये रहती है फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। देन करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में डेटर है, कैश एंड बैंक हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है। लॉस जो होता है जो हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट, ये भी हो सकता है। आई बात समझ में? पार्टनर लोन हो सकता है, इफ बिजनेस ने पार्टनर को कोई लोन दे रखा है तो वो भी हो सकता है ना। राइट? अब हमें देखो लॉजिकली सोचना, आप अपना धंधे को बंद कर रहे हो, तो धंधा जब अपन बंद करेंगे तो हमें हमारी एसेट्स को बेचना है। बेचना है, मार्केट में बेचो चाहे अपने इंटरनल पर्सन्स को बेचो, फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो बेच के पैसा लेके आना। राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है हमने ये एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज को दे दिया कि भैया आपको तो हमसे पैसा मिलना ही है, एक काम करो मेरी मशीनरी लेके चले जाओ। ठीक है? कोई क्रेडिटर है जो पैसा मांगने आया तो मैंने उसको बोला मेरा स्टॉक लेके चले जाओ, एंड वो एग्री कर जाता है, बार्टर सिस्टम। तो वैसे भी कर सकते हैं। तो एक लॉजिकली बताओ, रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज करना, या तो बेचना या किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेट ऑफ करना। यहां पे कुछ आइटम ऐसे हैं जो रियलाइज हो ही नहीं सकते। कैश एंड बैंक, ये तो भाई अपने आप ही रियलाइज्ड है ना। कैश और बैंक को कहां रियलाइज करोगे? किसी को 500 का नोट देके बदले में क्या लोगे? 100 के नोट। 2000 का नोट देके भैया 500 के 4 नोट दे दो, यार रियलाइज कर लिया मैंने 2000 रुपए। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा। कैश और बैंक तो अपने आप में ही रियलाइज्ड है, तो ये रियलाइज नहीं हो सकता। देन एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल का बैलेंस। अरे लॉसेस बिकते हैं क्या? ये तो जस्ट हमें राइट ऑफ करना था, बट हमने किया नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा होता है, तो ये तो बिक नहीं सकता। राइट? फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट रियलाइज थोड़ी होगा। पार्टनर का करंट अकाउंट, हमें पार्टनर से पैसा मिलना है, तो कहीं ना कहीं इस तरफ पार्टनर का कैपिटल भी तो होगा, तो हम उसके साथ एडजस्ट कर देंगे इसको। पार्टनर्स को लोन दिया था, उससे पैसा मिलना है, तो क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देंगे अपन।
अरे एक तरफ पार्टनर से पैसा लेना है तो कहीं ना कहीं पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो हमें उसको देना भी तो है वापस। तो क्या करेंगे, कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देंगे। आई बात समझ में? तो जब भी हम रियलाइज करते हैं तो हम इन एसेट्स को नहीं कंसिडर करते, इन एसेट्स को कंसिडर नहीं करते। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में बहुत सारा लाइबिलिटीज होता है। पार्टनर्स कैपिटल हो सकता है, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, ये सारी चीजें हो सकती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत सारा होता है ना, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व, ये सारा हो सकता है। पार्टनर लोन हो सकता है, पार्टनर रिलेटिव लोन, ईपीएफ, क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखो हमें पे ऑफ करना है। आप पेमेंट सबसे पहले किसको करते हो, घर वालों को या बाहर वालों को? बाहर वालों को पहले पेमेंट किया जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना एसेट बेचा, पार्टनर ने अपना पैसा पॉकेट में डाला और बाहर वालों को भूल जाओ, पैसा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, खत्म हो गया, जाओ जाओ घर जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। सबसे पहले किसको पे ऑफ करना होता है, बाहर वालों को। तो इसमें मुझे बताओ बाहर वाला कौन है? ये बाहर वाला है क्योंकि पार्टनर का रिलेटिव कोई घर वाला नहीं हुआ, बिजनेस का पार्टनर है घर वाला। पार्टनर हमारा बिजनेस का पार्ट है, लेकिन पार्टनर का रिलेटिव थोड़ी ना बिजनेस का पार्ट है, राइट। तो पार्टनर का रिलेटिव का लोन है, विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड लायबिलिटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एम्प्लॉयज के हिस्से का पैसा जो हमें पीएफ अकाउंट में डालना था, ये भी क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी। देन क्रेडिटर, आउटसाइड लायबिलिटी। अदर कोई भी लायबिलिटी हुआ दैट विल बी अवर आउटसाइड लायबिलिटी। यानी जब भी आप एसेट्स को बेच के पैसा लेके आओगे, सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, आउटसाइडर्स का पेमेंट होगा। उसके बाद में किसका पेमेंट होगा, पैसा बच गया तो लोन का, इसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। लोन पेमेंट करने के बाद पैसा बच गया तो हम कैपिटल का। इन सब का पेमेंट होगा क्या, अरे ये सब तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स है, तो कोई पैसा थोड़ी ना देना इनको। ये सब क्या करेंगे हम पार्टनर्स में। अरे ये तो वो रिजर्व्स और प्रॉफिट है ना जो हमने पार्टनर्स में नहीं बांट के अलग से क्रिएट करके रखा था। बेसिकली ये किसके हक का पैसा था, पार्टनर्स के हक का ही पैसा है। तो ये सब हम किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? दैट्स वाई देखो क्या क्या करना है अपन को। सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे आप इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों, वहां पे हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। कौन सी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, थर्ड पार्टी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद में हमें क्या बनाना है, पार्टनर लोन अकाउंट, उसका पेमेंट कर देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, उनका फाइनल बैलेंस निकलेगा और उसको भी पे ऑफ करेंगे। इफ पे ऑफ नहीं करना तो शॉर्टफॉल होगा, उन लोग पैसा लेके आएंगे। एंड फाइनली आप बनाओगे कैश एंड बैंक अकाउंट। अब ये कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या होगा, लास्ट में सब कुछ मैच हो जाएगा। आप देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश एंड बैंक, क्योंकि हमने क्या किया, जितना पैसा आना था आ गया, जितना पेमेंट करना था कर दिया, शॉर्टफॉल या एक्सेस पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट कर दिया। तो बिजनेस में कोई पैसा बचेगा क्या, बच ही नहीं सकता है भाई। जब कल से मेरा धंधा ही नहीं रहेगा तो बिजनेस में कुछ भी कैश नहीं बचेगा। आई बात समझ में, योर कैश एंड बैंक विल ऑटोमेटिकली टैली। आई बात समझ में, क्लियर है? ये लिखा था क्या? अब देखो डिसोल्यूशन के कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपकी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम बैलेंस शीट, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू विल बी वंस ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। यानी पहले क्या करना है, हमें हमारी बैलेंस शीट को खाली करना है, ठीक है। बैलेंस शीट से सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज उठाओगे। अब कौन सा एसेट एंड लायबिलिटीज
उठाना है जो रियलाइज हो सकता है एसेट्स में और लाइबिलिटीज में, जो हमें थर्ड पार्टी को पे ऑफ करना है, मतलब आउटसाइडर को पे ऑफ करना है, वो सारा आप बैलेंस शीट से उठाओगे और कहां डाल दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दोगे। सबसे पहले हमेशा नॉर्मल डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में यही करना है, आपको कोई पॉइंट्स पढ़ना ही नहीं है। बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स है सारी की सारी उठाओ और रियलाइजेशन में अकाउंट में डाल दो। मतलब इन शॉर्ट आप कर क्या रहे हो पता है, सारी की सारे एसेट्स अकाउंट क्लोज कर रहे हो, क्योंकि कल जब धंधा ही नहीं रहेगा तो मुझे तो सारे लेजर क्लोज करने पड़ेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, सारा का सारा एसेट्स को क्लोज करना है। जब बिजनेस में हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट होता है, अब बिजनेस में जब एसेट्स को क्लोज कर रहे हो तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसको डाल कर रहे हैं हम रियलाइजेशन में, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। किस वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू, हमेशा बुक वैल्यू, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, क्योंकि हम बैलेंस शीट से उठा के डाल रहे हैं और बैलेंस शीट में जो वैल्यू आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो ऑलवेज सबसे पहला काम क्या है, सारी एसेट्स एट बुक वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बट कुछ कुछ एसेट्स नहीं जाएगा, कौन सा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस नहीं जाएगा, लोन, करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, कैश एंड बैंक, ये सारा रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, रियलाइज हो ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर, यानी जो एसेट्स रियलाइज नहीं होने हो सकती उसको हम रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सारी की सारी लाइबिलिटीज, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट से उठा के कहां डाल देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल, यानी मुझे पहले सारी लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज करना है। तो लाइबिलिटीज जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट होता है, तो बंद करेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर। तो सारी की सारी लाइबिलिटीज मेरे रियलाइजेशन के क्रेडिट में चली जाएगी। अब मुझे बताना, प्रोविजन क्या बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है या नहीं है, यस, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, बट इसका कुछ पेमेंट नहीं करते हम। प्रोविजन बनाने का कोई एंट्री बता सकता है, प्रोविजन क्रिएट करने का जर्नल एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीडीटी, यस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है और आपके बुक्स में एक नई लाइबिलिटी आ जाती है, राइट। अब जब आप ये प्रोविजन बंद कर रहे हो, जब ये प्रोविजन बंद कर रहे हो तो प्रोविजन अगेन क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, ठीक है। अब पीएनएल क्रेडिट नहीं होगा, ये कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो ध्यान रखना, गलती होती है जब आप सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो तो ये प्रोविजन को ट्रांसफर नहीं करते हो, पहला गलती तो ये। एंड प्रोविजन को लाइबिलिटी समझ के ट्रांसफर करना है, प्रोविजन को लाइबिलिटी समझ के ही ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन में, ठीक है। सेकेंडली, ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारा ही पैसा है प्रॉफिट का जो हमने साइड करके रखा था, राइट। तो इसका कोई पे ऑफ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। जब आप रियलाइजेशन का नेट वैल्यू आएगा, रियलाइजेशन से या तो हमें नेट फायदा हो रहा होगा या फिर नेट लॉस हो रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में काउंट हो चुका है। इज इट क्लियर। तो प्रोविजन का कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता, क्योंकि प्रोविजन बनाने का एंट्री होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, बंद करने का लॉजिकल एंट्री होता है प्रोविजन टू पीएनएल। बट हम अभी यहाँ पीएनएल नहीं बना रहे, उसके रिप्लेसमेंट में क्या बना रहे, रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर। तो वो भी अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। और कौन सा लाइबिलिटीज नहीं जाएगा, रिजर्व्स नहीं जाएंगे, कैपिटल अकाउंट बैलेंस नहीं जाएगा, करंट अकाउंट बैलेंस नहीं जाएगा, पार्टनर लोन नहीं जाएगा, पार्टनर्स रिलेटिव लोन जाएगा, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर। तो पहले स्टेप में हमने ये लिखा, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं डालना उसमें, कोई भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, कोई भी कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, लोन अकाउंट का बैलेंस, कैश एंड बैंक, ये सारा नहीं डालना। और रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब हो गया WCR, IFR, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स में एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, ठीक है। ये सारे अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करेंगे। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है।
सेकेंडली हमें क्या करना है, सारी के सारी एसेट्स को रियलाइज करना है एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। सारी एसेट्स को रियलाइज करना है एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अब एसेट्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ भी नहीं बोला तो क्या मानना है? बुक वैल्यू पे अगर टेंजिबल है तो हाँ, book value पे विल सी टेंजिबल के बारे में कुछ नहीं बोला या इंटेंजिबल के बारे में कुछ नहीं बोला। इफ इंटेंजिबल के बारे में कुछ नहीं बोला तो लॉस मानेंगे, और टेंजिबल के बारे में कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे रियलाइज्ड हुआ है ये मानेंगे। इज इट क्लियर? एंड लाइबिलिटीज के लिए बुक वैल्यू पे पे ऑफ करना ही पड़ेगा अपने को, एनी हाउ उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? एंड कोई भी लास्ट में प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसोल्यूशन जो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट से, उसका क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में? यहाँ तो एक ही रेशियो होगा, पीएसआर, क्योंकि बाकी कोई रेशियो है ही नहीं। वी हैव नॉट कैलकुलेटेड एनी गेनिंग सैक्रिफाइस, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड एनी न्यू रेशियो, तो वो सब जो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ये? यहां तक कोई दिक्कत? फिर नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेंगे जैसे अभी तक बनाते आए हैं। लोन अकाउंट बन जाएगा, लोन अकाउंट से हम लोग पे ऑफ कर देंगे एंड फिर फाइनली कैश एंड बैंक अकाउंट बन जाएगा। ये लिखा था? ये वाला नहीं पढ़ेगा। ये नहीं लिखा? लिख लो फटाफट।
लिखना हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो, जब तक जर्नल नहीं आएगा तब तक आप लेजर पोस्टिंग नहीं समझोगे। सबसे पहले अपन को क्या करना था, ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन। तो जर्नल कैसे बनता है, और जर्नल सीखता है एक एक करके। जब आप सारी की सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इसका मतलब कहना है, इससे आपने अपने बिजनेस की सारी एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर दिया। यानी अब हम एसेट अकाउंट का नाम यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज जब हमारे बुक्स में एसेट था तो डेबिट था, क्रेडिट करते हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज ही कर दिया, तो अगेन यू कैन नॉट यूज दिस नेम। नाउ इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट व्हाट अकाउंट यू विल यूज, रियलाइजेशन। यानी सारी एसेट्स का नाम बदल के आपने क्या कर दिया, रियलाइजेशन रख दिया है। ठीक है, किस वैल्यू पे क्लोज किया, being assets transferred फिर क्या किया, सारा लाइबिलिटीज को क्लोज करना है। तो जब लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज करना है तो लाइबिलिटीज डेबिट होगा और ये कहां चला जाएगा। अब सारी लाइबिलिटीज को हमने एक नाम दे दिया, रियलाइजेशन। सारी लाइबिलिटीज को हमने एक नाम दे दिया, रियलाइजेशन। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो इसका मतलब हम इन लाइबिलिटीज अकाउंट का नाम भी नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट यूज करने वाले। Being liabilities transferred, ठीक है। उसके बाद क्या काम होता है अपना, एसेट्स को बेचते हैं, राइट। अब जब देखो आप एसेट को सेल करोगे, अगला काम है एसेट्स को बेचना। तीन तरीके से बिक सकता है, फॉर कैश, गिवन टू या टेकन बाय पार्टनर। हमारी एसेट पार्टनर लेके जा रहा है, या फिर क्या हो सकता है, टेकन बाय अवर एनी लाइबिलिटी। कोई भी क्रेडिटर हमारा एसेट लेके जा रहा है। इज इट क्लियर, ये तीन सिनेरियो आपका हो सकता है फॉर दी एसेट। हमने बेच के एक्चुअल में पैसा लेके आए, या फिर हमारा पार्टनर एसेट्स को लेके चला गया, या फिर टेकन बाय अवर एनी लाइबिलिटी। आई बात समझ में, ये तीन ही चीज हो सकता है तुम्हारे सामान के साथ में। तुम्हारे घर पे सपोज तुम्हारे पास कोई एसेट रखी हुई है, या तो तुम क्या करोगे, किसी थर्ड पार्टी को बेच दोगे, या फिर तुम अपने किसी नोन को ही दे रहे हो, या फिर कोई तुमसे पैसा मांगता था, उसको तुमने उसके बदले में अपनी एसेट्स दे दी, राइट। तो जब फॉर कैश, रोकड़े के बदले में एसेट जाएगी तो बिजनेस में पैसा आएगा, राइट। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है और एसेट्स जा रही है, तो अब एसेट्स को क्रेडिट करोगे क्या। अब एसेट्स का नाम तो बदल दिया हमने, तो उसकी जगह क्या क्रेडिट होगा, टू रियलाइजेशन। क्लियर है, बीइंग एसेट सोल्ड। अब ये ध्यान रखना, जब आप ये एंट्रीज पास करते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि आपकी एसेट्स थी कितने की, इट इज इररेलेवेंट। आपने जितने में सेल आउट किया है बस आपको उससे अमाउंट से एंट्री करनी। भूल जाना कि क्या उसका बुक वैल्यू था, बिकॉज यदि आप बुक वैल्यू दिमाग में रखोगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाओगे, यहां नहीं सोचना। एट द एंड ऑफ द डे रियलाइजेशन का नेट बैलेंस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस बता देगा अपने को।
क्लियर है? तो यहां पे हमेशा यही देखना है, जिस वैल्यू में रियलाइज्ड हुआ है उस वैल्यू से अकाउंटिंग होता है। इज इट क्लियर? देन यदि पार्टनर लेके चला गया तब फिर क्या एंट्री होगा? हम पार्टनर से तो पैसा लेंगे, तो पार्टनर से पैसा क्या लेना है, उसका कैपिटल को कम कर दो। पार्टनर्स कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, हमें तो उसको पैसा देना ही है ना। अब वो क्या कर रहा है, एसेट लेके जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल को कम कर देंगे, राइट? हमें तो उससे पैसा मिलना है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसेट्स जा रही है तो एसेट्स का नाम तो क्रेडिट नहीं होगा, क्या होगा? टू रियलाइजेशन being asset taken by पार्टनर। ये भी किस वैल्यू से होगा, बुक वैल्यू या एग्रीड वैल्यू? एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे पार्टनर लेके जा रहा है, एग्री कर रहा है, उसी वैल्यू से अपने को ये अकाउंटिंग करनी है। ये एंट्री सारी की सारी किस वैल्यू पे होती है? एग्रीड वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे तो कर दिया, एक बार बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद बुक वैल्यू को सोचना ही नहीं। इज इट क्लियर? देन यदि हमारी कोई लाइबिलिटी है, उसको हम हमारी एसेट्स दे रहे हैं, तब एंट्री क्या होगा? लाइबिलिटी कम हो रहा है मतलब रियलाइजेशन डेबिट होगा, एसेट्स जा रही है मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन नो एंट्री। अरे भाई, एक बार रियलाइजेशन डेबिट हुआ और एक बार रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो बिजनेस में कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ ना। तो जब भी आप अगेंस्ट लाइबिलिटी दोगे, क्या एंट्री होगा? नो एंट्री, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अभी बताया, जब ये एंट्रीज करते हैं तो बुक वैल्यू सोचना ही नहीं है, यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ द एग्रीड वैल्यू, जितना रुपए के साथ में जितना रुपए को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि तभी जाके आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? जब जब आप एसेट्स बेचोगे तो क्या एंट्रीज होगा? ये 3 सिनेरियो होता है एसेट्स बेचने का, और किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो बाय डिफॉल्ट एट बुक वैल्यू अपन सेल कर देंगे, वो भी कैश आएगा हमारे पास में। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। एसेट्स बेच दिया, पैसा आ गया, तो क्या करोगे? पेइंग ऑफ liabilities फॉर कैश, जितना पैसा मांगता था उसके बदले में हमने क्या किया, पैसा दे दिया उसको। या फिर पेड बाय पार्टनर ऑन अवर बिहाफ, अवर बोले तो फॉर्म के बिहाफ में पार्टनर ने पे कर दिया। पेड बाय गिविंग asset of the firm, paid by giving asset of the firm, क्लियर है? ये तीन ही तरीका हो सकता है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का। चौथा कोई तरीका दिमाग में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दे ही नहीं रहे तो प्रॉफिट हो गया, राइट? तब फिर क्या होगा? बोलिए। पहले केस में क्या एंट्री होगा? लाइबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्या हम लाइबिलिटी अकाउंट का नाम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन यूज करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश। हाँ, कैश एंड बैंक ही लिख देंगे वहां पे। तो क्या एंट्री हो जाएगा इधर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश एंड बैंक। ये सारा भी किस वैल्यू पे होगा? एग्रीड वैल्यू, जितना उनको हमें फाइनल सेटलमेंट में डिसाइड हुआ उतना ही पेमेंट करेंगे। हाँ, किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, देन एट बुक वैल्यू। कल को पार्टनर हमारे बिहाफ में दे रहा है, तो पार्टनर दानवीर है क्या? वो हमसे तो पैसा लेगा ना, राइट? हमें तो पार्टनर को देना पड़ेगा, तो पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा। बट लाइबिलिटी को हमने क्या नाम दे दिया? तो एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कल को किसी लाइबिलिटी को हमने एसेट्स दे दिया हमारे बिजनेस का, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन मतलब नो एंट्री। समझ में आया? इतना में कोई दिक्कत है क्या? एंट्री नहीं करेगा तो प्रॉफिट और लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली देखो क्या हुआ, सपोज ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है? तुम्हारे पास एक एसेट है मशीनरी 50,000 का, तो मशीन को जब क्लोज करोगे तो एंट्री क्या होगा? क्लोज करना है, बेचना नहीं है। रियलाइजेशन टू मशीनरी, इधर आ गया टू मशीनरी, ठीक है? 50,000। तुम्हारा एक क्रेडिटर है 30,000 का, क्रेडिटर अकाउंट को पहले क्लोज करना होगा, तो एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, यानी बाई क्रेडिटर 30,000। अब हमें तो 30,000 देना है, हमने क्रेडिटर को बोला एक काम कर हमारी मशीनरी ले जा, वो बोलता है मुझे आपकी ये मशीन दे दो एंड हिसाब जीरो, राइट? मैंने कहा ओके, तो एंट्री कुछ करना ही नहीं है। जब एंट्री नहीं करोगे तो ये रियलाइजेशन अकाउंट अब कैसे क्लोज होगा? एक तरफ देखो 30,000 का लाइबिलिटी था, उसके अगेंस्ट में आपने 50,000 की एसेट दे दी, नुकसान हुआ या फायदा? नुकसान है। रियलाइजेशन इज नथिंग, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल नेचर, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है? यानी एक तरह से ये नॉमिनल नेचर ही है, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली, ठीक है? तो इसका क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज्यादा आता है तो लॉस। तो अभी क्या हो रहा है? लॉस। तो ऑटोमेटिकली ये लॉस का कहां चला जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल 20,000। तो ये मैच हो जाएगा, आपको कुछ एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? तो मतलब पे ऑफ और वो नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, हो ही गया ना। अब तुम सोचो पे ऑफ करते तो क्या लिखते? टू रियलाइजेशन 30,000, बाई रियलाइजेशन 50,000। अरे रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का नाम थोड़ी आएगा, क्योंकि आपका एंट्री क्या बन रहा है? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, यही तो बन रहा है एंट्री। तो रियलाइजेशन में रियलाइजेशन थोड़ी पोस्टिंग करेगी, इसीलिए कुछ करना ही नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। समझ में आया? एसेट्स को बेचने का और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का इंटरेस्ट क्लियर है? और देखो क्या क्या होता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब जब फॉर्म डिसॉल्व करते तो खर्चा भी तो होता है। अरे भाई न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना होता है, ऑक्शन वगैरह करना होता है, बहुत कुछ काम करना होता है, तो खर्चा होता है। अब यहां डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में पहला है पेड बाय फर्म। यदि फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो एंट्री क्या होगा? नॉर्मल देखे तो एक्सपेंस का एंट्री होता है एक्सपेंस टू कैश बैंक, राइट? बट यदि आपने एक्सपेंस अकाउंट का नाम यूज कर लिया तो एक नया लेजर खुल गया। अब बंद कब करोगे इसको? कल तो धंधा बंद ही हो रहा है ना,
तो डायरेक्टली अपन किसका नाम यूज करेंगे? अब कोई भी नया लेजर का नाम यूज नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग लेजर है उसका नाम यूज कर लो, या फिर वी विल यूज रियलाइजेशन अकाउंट। तो यानी कोई भी नया लेजर नहीं, हर जगह कहां यूज, क्या यूज होगा? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। समझ में आई ये? इसमें दिक्कत? पेड बाय पार्टनर on behalf of firm, paid by partner on behalf of firm, तब क्या होगा? अब बिजनेस का खर्चा है तो बिजनेस तो क्या करेगा? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा। तो एक्सपेंस के अकाउंट की जगह हम अकाउंट यूज करेंगे रियलाइजेशन। लेकिन बिजनेस से तो पैसा नहीं गया, तो जिसने दिया है वो तो हमसे पैसा लेगा ना, तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अभी तक हमने क्लोज नहीं किया, तो वी कैन यूज दैट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? Expense to be borne by partner, expense to be borne by partner but paid by firm, expense to be borne by partner but paid by firm। तो क्या एंट्री होगा? अब देना पार्टनर को था डिसोल्यूशन का खर्चा, उसके बिहाफ में किसने दे दिया? फर्म ने। तो फर्म तो उससे पैसा लेगा ना, तो फर्म पैसा क्या लेगा? उसके कैपिटल को कम कर देगा, राइट? तो फर्म क्या एंट्री करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से पैसा तो जाहिर है, तो टू कैश बैंक। क्लियर है? अच्छे से प्रॉपर्ली यदि इस तरीके से रिवाइज करोगे हर एक सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है, एंड फिर आप लेजर ड्राफ्टिंग करोगे, कुछ गलती होगा ही नहीं। क्लियर है? expense to be borne by partner and paid by partner। पार्टनर को पैसा देना था, पार्टनर ने अपने पॉकेट से पैसा दिया, तो बिजनेस को अकाउंटिंग करेगा क्या? बिजनेस को कोई मतलब नहीं है, तो नो एंट्री। आया समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी डाउट? पार्टनर appointed for dissolution work and he has to bear all the expenses। partner appointed for dissolution work and he has to bear all the expenses, इसका मतलब उसको
कोई सारा expense- हमने एक लमसम वैल्यू डिसाइड करके पार्टनर को हायर कर लिया कि भाई मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, तुझे सारा डिसोल्यूशन का काम करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप डिसोल्यूशन करते करते जो भी खर्चा होगा वो भी तुझे ही देखना है। बिजनेस तो कितना देगी? 50,000। कल को पार्टनर की पॉकेट से सिर्फ 20,000 का ही खर्चा हुआ, तब तो उसका फायदा। बिजनेस तो कितना खर्चा बुक करेगी? 50,000। कल को पार्टनर के पॉकेट से 70,000 का खर्चा हो गया, तभी भी बिजनेस कितना खर्चा बुक करेगी? 50,000 जितने में अपॉइंट किया। आई बात समझ में? क्लियर है? एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एक्सपेंस पेड बाय फर्म, तो क्या होगा? Resolution expense। हाँ, एक्सपेंस मतलब डिसोल्यूशन का खर्चा। अब यहां पे देखो दो एंट्रीज है, एक है अपॉइंटमेंट का और एक खर्चे का। एक होगा अपॉइंटमेंट का। जब आपने अपॉइंट किया, जितने रुपए में अपॉइंट किया है वो ही तो वैल्यू बिजनेस के लिए खर्चा है। जितने रुपए में आपने अपॉइंट किया पार्टनर को, सपोज आपने बोला कि 30,000 में आपको सारा डिसोल्यूशन का काम करना है, तो बिजनेस के लिए खर्चा कितना? 40,000। जितने में हमने पार्टनर को अपॉइंट किया वही तो बिजनेस का खर्चा होगा ना। अब पार्टनर उससे ज्यादा खर्चा करे या उससे कम खर्चा करे, हमें फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन बिजनेस को 30,000 का एंट्री तो करना पड़ेगा ना, एक्सपेंस है, राइट? तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। क्या हम एक्सपेंस अकाउंट बोल के खोल सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। क्या हम इमीडिएटली दे देते हैं क्या पार्टनर को? नहीं देते हैं। वो तो बाद में सेटलमेंट होगा ना, सब कुछ लास्ट में। तो टू पार्टनर कैपिटल, जितने रुपए में भी हमने उसको अपॉइंट किया है। अब जब खर्चा होगा, एक्सपेंस हुआ और उसी ने पे किया, उसी को देना था, उसी ने पे किया, तो बिजनेस कोई एंट्री करेगा क्या? नो एंट्री। ये समझ में आया ना? जब अपॉइंट करते हैं ना, तो जितने रुपए में अपॉइंट किया वही तो बिजनेस के लिए खर्चा है। बाकी तो भाई बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है। जब सारा एक्सपेंस ही उसी को बियर करना है और वही पे कर रहा है, तो बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जब अपॉइंट किया तो एंट्री तो वही रहेगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन खर्चा तो किसको बियर करना था? और फर्म ने दे दिया तो फिर फर्म लेगा पार्टनर से, है ना? फर्म लेगा पार्टनर से, तो एंट्री क्या हो जाएगा? तो आप इन दोनों का मर्ज एंट्री भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। सपोज 30,000 में अपॉइंट किया और डिसोल्यूशन का खर्चा 5,000 रुपए हुआ, और वो भी एक बार का फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म नेट पार्टनर को कितना पे करेगी? 30,000 में अपॉइंट किया, 30,000 तो देना ही था। अब 5,000 का खर्चा एक्सपेंस पार्टनर को ही देना था, उसके बिहाफ में फर्म ने दे दिया, तो फर्म तो उससे 5,000 लेगी ना। तो एक तरफ 30,000 देना है, 5,000 लेना है, तो क्या करेंगे? 25,000 ही तो नेट देना पड़ेगा ना।
आई बात समझ में? तो आप इन दोनों को मिला के मर्ज एंट्री भी कर सकते हो, इस दोनों को मिला के मर्ज एंट्री भी हो सकता है। समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत यहां तक? समझ में आया? फिर और क्या करते हैं अपन? हाँ, नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन, उसका एंट्री कर लेते हैं। क्या चीज? अनरियलाइज क्या बोला था? नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होने से क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स को देना है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट? तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस का क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स तो पता ही है, जो ऑलरेडी अभी तक जिन चैप्टर्स में हमने जैसा एंट्री किया है वही होगा, राइट ऑफ करने का एंट्री। ठीक है, रिजर्व्स बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड लॉसेस बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस। क्लियर है? उसमें तो कुछ भी नया सीखने का है नहीं। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पूरा का पूरा रिजर्व, हाँ, कल को आपके बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, एंड एडिशनल पॉइंट्स में क्लेम भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चाहो तो रियलाइजेशन में डाल दो, और जितना क्लेम है उसको पे ऑफ कर दो, डिफरेंस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन आ जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के साथ भी वही कहानी है। इफ तुम्हारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, तो इन्वेस्टमेंट भी रियलाइजेशन में चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो मोटा मोटी यही रहता है। कुछ एक आधा रहता है जैसे पार्टनर्स लोन का, ठीक है, पार्टनर लोन का भी रहता है, क्योंकि उसको भी तो हमने क्लोज नहीं किया ना। पार्टनर्स लोन, पेड बाय कैश, या तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बोलेगा तो कैश देके खत्म कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा? लोन बंद हो रहा है, तो लोन अकाउंट को तो हमने बंद ही नहीं किया था, तो हियर वी कैन यूज द नेम ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। पैसा बचता नहीं तो इसलिए देगा ही नहीं। देगा ही देगा, कैसे नहीं देगा? बाकी पार्टनर लेके आएंगे पैसा, बाकी पैसा पार्टनर लेके आएंगे, इनको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसी में पेड बाय गिविंग एसेट, हमने एसेट दे दिया हमारा बिजनेस का, तो एसेट दे दोगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। क्या एसेट्स क्रेडिट होगा? क्या एसेट्स को तो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया, तो क्या क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मोटा मोटी इतना ही आपको जर्नल्स दिमाग में रखना है। इन जर्नल से आप पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट ड्राफ्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है रियलाइजेशन के अंदर में। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट देखो आप कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का। सारा का सारा सबसे पहले क्या किया था? एसेट्स ट्रांसफर किया था। तो जब आपने एसेट्स ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या किया था? रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो यहां देखो सारा का सारा डेबिट साइड में एसेट्स आ गया, किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। फिर लाइबिलिटीज ट्रांसफर किया एट बुक वैल्यू, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर करने का एंट्री क्या था? लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तो बाय लाइबिलिटीज आ गया एट बुक वैल्यू। फिर एसेट्स को जब बेच रहे थे, एसेट्स को जब बेच रहे थे कैश में, तो एंट्री क्या हुआ? कैश टू रियलाइजेशन। एसेट्स बेचेंगे तो कैश बढ़ेगा ना, तो कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या आ गया? बाय कैश बैंक। ठीक है, फिर इफ एसेट पार्टनर लेके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल। इज इट क्लियर? देन लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे थे, तो एंट्री क्या हुआ? रियलाइजेशन टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन में टू कैश बैंक लाइबिलिटीज, सॉरी टू कैश बैंक, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। इफ कल को हमारी लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो क्या एंट्री था? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब कल को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब पहले बैलेंस शीट में था ही नहीं, अब अचानक से पता चला है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? अब रिकॉर्ड कुछ नहीं करना, डायरेक्टली या तो पे ऑफ कर देंगे या फिर डायरेक्टली रियलाइज कर लेंगे, राइट? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच के यदि पैसा मिला तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ बाय कैश बैंक आ जाएगा, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू कैश बैंक। खर्चे का एंट्री भी सेम ही था, राइट? और पार्टनर हमारे बिहाफ में दे रहा है तो यही सारा चीज होगा। समय जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पार्टनर में चला जाएगा। इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड इट मींस प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज हायर देन क्रेडिट साइड इट मींस लॉस, क्योंकि रियलाइजेशन कौन से नेचर का अकाउंट है? इट्स अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। इट्स अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। एक चीज बताओ, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी which might you have to pay at the time of dissolution? A contingent liability which you might have to pay at the time of dissolution. पहले तो contingent liability था क्या? जो मतलब लायबिलिटी होता नहीं है, पर अगर कोई सिचुएशन पड़ गया तो देना पड़ सकता है। मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा हमारे फेवर में नहीं गिरा तो वो हमें पे करना पड़ सकता है, और हमारे फेवर में रहा तो पे नहीं करना पड़ेगा। यानी which depends upon happening or non happening of future events or transaction is my contingent liability, right? जैसे कि सपोज मैंने आपका गारंटी ले लिया, आपने किसी से उधार लिया और वो पर्सन मुझे जानता है, तो उसने मुझे फोन किया, क्या भैया दे दे? क्या? मैंने बोला दे दो कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल को टाइम पे आपने पैसा नहीं चुकाया तो वो किसको पकड़ेगा? आगे मुझे पकड़ेगा। यानी मेरा लायबिलिटी कब बनेगा?
इफ आपने नहीं पे किया तो यानी इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर मी, ठीक है। ऐसे ही और एक एग्जांपल बताओ। पीडीटी हाँ, नो, पीडीटी इज नेवर अ कंटिंजेंट। इन्वेस्टमेंट कंडीशन रिजर्व अगर आपके वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी कैसे हो? बिल्स पेएबल या रिसीवेबल जो हम डिस्काउंट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड बाय द बैंक। आपके बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, किसी ना किसी के लिए तो वो बिल्स पेबल रहा होगा। आपने उस बिल को क्या किया, बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया, राइट। अब ऐसा हो सकता है ना, बैंक से तो आपने डिस्काउंट करवाया, मतलब बैंक में आपने बिल को गिरवी रखा और पैसा लेके आ गए। अब लाइबिलिटी किसी और के लिए है। यदि उसने पैसा देने से मना कर दिया तब फिर बैंक आके तो हमें ही पकड़ेगा ना, हमें तो देना पड़ेगा ना पैसा। दिस इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बोले कि आपने एक बिल डिस्काउंट करवा रखा है, मैच्योरिटी डेट तो नहीं हुआ, लेकिन अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी तो अनरिकॉर्डेड ही होता है। तो अब जब पे करना है तो बिना बुद्धि लगाए जस्ट डायरेक्ट पे कर देना, रियलाइजेशन टू कैश बैक। आई बात समझ में? क्लियर है? ये ड्राफ्ट कर लो। फिर एक क्वेश्चन कम से कम देखते हैं इस कंसेप्ट पे।
हो गया क्या ये? देखो इसी पे इस पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये तो होगा, हाँ ये था, हाँ तो उसी में था ये, उसके बीच में जर्नल्स नहीं थी। जर्नल मैंने लिखा है अभी। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, X, Y and Z are partners of the firm X, Y, Z and company sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 22. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 22 दिया हुआ है। 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर में अपने को मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। यदि रिजोल्यूशन से इजी क्वेश्चन आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है, एडिशनल पॉइंट से मुझे मतलब ही नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स को क्लोज करना है, तो कौन सी एसेट्स, यहाँ पे क्या सारी एसेट्स हमें रियलाइजेशन में डालनी है क्या? ये नहीं डालेंगे। और लाइबिलिटीज में ये नहीं जाएगा, बाकी सारा अपना क्या जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यही करते हैं एसेट को क्लोज करने का। तो जो जो एसेट्स का नाम है एट बुक वैल्यू चुपचाप ट्रांसफर कर देंगे, देखेंगे ही नहीं नीचे क्या इंफॉर्मेशन है। स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, टू सन्ड्री डेटर्स 5 लाख, फिर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,20,000। यानी ये सारे क्लोज हो गए। अब क्या करना है, ओपन क्या रह गया, पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैश इन हैंड। तो एक काम करो, एक अकाउंट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बैलेंस शीट को पूरा क्लोज कर देना चाहिए। इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, ये भी गया बैलेंस शीट से, ये सारे गए। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दें पार्टनर्स में, बाय जनरल रिजर्व 90,000 इन द रेशियो 4:3:2। कितना कितना, 4 3 7 दोनों 40,000, 30,000 और 20,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो मेरा जनरल रिजर्व भी गया, क्रेडिटर भी गया, और एक बच गया कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड अकाउंट बना लेते हैं, यानी कैश अकाउंट बना लो और उसका बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब मुझे बैलेंस शीट से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या अब बैलेंस शीट से कोई लेना देना, कुछ भी नहीं, अपन को बैलेंस शीट से मतलब। ठीक है, अब क्या करना है, एक एक करके एडजस्टमेंट्स को रीड करो एंड सॉल्व करो। क्या बोला, फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड 5,20,000 एंड बुक डेट्स 4,40,000। रियलाइज का मतलब बेच के पैसा आया, पैसा आया तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय कैश, इनर कॉलम में फिक्स एसेट्स बेच के कितना आया 5,20,000 एंड सन्ड्री डेटर्स को बेच के 4,40,000 उनसे पैसा आया। यानी मेरा फिक्स एसेट्स का काम हो गया, डेटर्स का काम हो गया, उसको मैं टिक कर सकता हूं। सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टिक टिक सिस्टम खेलना चाहिए।
क्योंकि कोई भी रह जाएगा तो उसका बाय डिफॉल्ट तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। फिर स्टॉक्स वेर वैल्यूड एट 2,50,000 इट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। तो मेरा कैश में तो कितना गया 9,60,000 एसेट्स को बेच के। अब मेरा पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है यानी एसेट लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिख देंगे बाय वाइज कैपिटल और ब्रैकेट में लिख देंगे किस लिए, स्टॉक लेके गया वो कितना रुपए में 2,50,000। कितने का था उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने में लेके गया एग्रीड वैल्यू से एंट्री होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड का भी हो गया। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000। यानी क्रेडिटर को हमने कितना पे किया 5% कम, तो पे किया तो एंट्री क्या होगा रियलाइजेशन टू कैश। तो टू कैश क्रेडिटर्स को कितना पे किया 5% कम कर देंगे यानी 16,000 कम कर दो तो 3,04,000। और एक क्या पेमेंट किया हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 का, तो टोटल 3,10,000 का पेमेंट हो गया। ये समझ में आया। अब इससे रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो निकाल लो एंड पार्टनर्स में बांट दो। लॉस ही आ रहा होगा, लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन। अस्सी हजार का लॉस आ रहा है जो कि आप बांट दोगे एक्स वाई और जेड में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया। अब रियलाइजेशन का लॉस तो बढ़ गया, तो हमने जो कैश का एंट्री वो कैश अकाउंट में भी तो जाएगा। इफ कैश आया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और कैश गया है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, राइट। एंड ये जो लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा, जनरल रिजर्व भी लिखा। तो अब ये लॉस है जो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, प्लस वाई एक एसेट लेके गया था तो वाई के अकाउंट के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन, उसका कैपिटल कम करना है 2,50,000 से। तो डिफरेंस जो भी होगा, इफ एक्सेस कैपिटल है तो पे ऑफ कर दो, और शॉर्टफॉल है डेफिशिएंसी है तो उन लोग पैसा लेके आएंगे। इफ क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो पे ऑफ कर दो कैपिटल का, एंड इफ डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हम लोग उनसे पैसा मंगवाएंगे। बाय डिफॉल्ट उन लोग पैसा लेके आएंगे, बिकॉज यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का कोई केस नहीं है। तो आपका ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट मैच कर जाएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। इफ कैश का बैलेंस आ रहा है इसका मतलब आपने डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया। तरीका समझ में आया। सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स को क्लोज किया करो, एंड उसके बाद जैसे एक एक पॉइंट बोल रहा है
उसकी पोस्टिंग करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर परफेक्टली मैच हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इतना आप रिवाइज करोगे। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग गार्नर वर्सेस मूरे रूल, कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, कैसे उसका कैपिटल रेशियो वगैरह कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फिर अपन हाईएस्ट रिलेटिव मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।